नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। इसमें स्टार्टिंग से लेकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे हैं, उनकी कुछ शब्दावली के बाद में आईयूपीएसी नामकरण, ऑक्सीकरण संख्या, वीबीटी, समायोजकता, बहुत सारे गुणों के बारे में अध्ययन किया है। आज अपन सीएफटी के अकॉर्डिंग चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात किया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 या 5, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। इसके अलावा इससे ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। अब देखो स्टार्टिंग करें। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है वो किस में ज्ञात किया जाता है? चुंबकीय आघूर्ण है वो म्यू के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसमें? बोर मैग्नेट्रॉन में, Bm। फॉर्मूला होता है √n+2। फॉर्मूला क्या होता है? √n+2। n यहाँ क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है यहाँ पर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। n का मान, n जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। इससे ज़्यादा कम नहीं होता, न तो इससे ज़्यादा होता न ही इससे कम होता है। ठीक है। n का मान क्या होगा? n का मान होगा 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखो n का मान यदि n बराबर यदि 1 है, n बराबर यदि 1 है तो फॉर्मूला लगाएंगे। म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n 1 है ना, 1+2। मान क्या आ गया? ये देखो 1+2 कितना हो गया? 3 × 1 कितना हो गया? 1 × में कितना आ गया? 3। √3 का मान होता है 1.73। कितना होता है? 1.73। n का मान यदि 2 है, n का मान यदि कितना है? 2, तो म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 2, 2+2। 2+2 कितना होता है? 4। तो 4 है तो 2 गुना में 4 कितना आ गया? 8। √8 सिंपली हम ज्ञात कर सकते। सिंपली देखो फॉर्मूला बना सकते हैं एक। √3 का हो गया 1.73। ठीक है, ये लर्न हो जाता है। √8 का यदि √9 होता तो मान आता 3, यानी मान आएगा 2 से कम, यानी 3 से कम। √8 का क्या आएगा? 3 से कम आएगा, 3 से कम आएगा और 2 से ज़्यादा। 3 से कम और 2 से ज़्यादा। तो एक फॉर्मूला बना लेते हैं यहाँ से। देखो 9522। ठीक है, ये हम एक वैल्यू याद कर लेते हैं। इसमें यदि सबसे पहले यहाँ से 2 से कम हो, यानी 3 से कम होगा 2। अब इसमें सबसे पहले 9 ऐड कर दो। 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 82। किसमें आ जाएगा? 82 होगा किसमें? बोर मैग्नेट्रॉन में। किसमें होगा? बोर मैग्नेट्रॉन में। फिर n का मान हमारे पास कितना हो? 3। तो फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू कितना होगा? 3 +2। 3 × में कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 15। √15 का मान, यानी √16 होता तो मान होता 4। 4 से कम तो कितना होगा? 3 पॉइंट। अब देखो हमने 9 ऐड किया था इसमें, तो ये बना। इसमें हम ऐड कर देते हैं 5। कितना ऐड कर देते हैं? 5। तो कितना आ जाएगा? 8 7। कितना आ जाएगा? 8 7। फिर देखो
n बराबर 4 हो तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 होता है 6, तो 4 इंटू में 6, 24, कितना हो गया 24। यदि 25 होता तो मान आता 5, 5 नहीं है तो 5 से कम है, 25 है तो 5, 5 से कम, तो इसमें ऐड कितना कर दोगे 2, कितना ऐड करोगे 2 ऐड करोगे, तो इसमें 2 ऐड करोगे तो मान आ जाएगा 4.89, कितना आ जाएगा 4.89। यदि n का मान हमारे पास में कितना हो 5, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 होता है 7, तो 5 गुणा 7, 7 पंजा हो गया 35, अंडर रूट 35, ठीक है। 36 होता तो 6 आता, तो इसमें का मान आ जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ में 2 ऐड और कर दो तो 5.91, किस में होगा बोर मैग्नेट्रॉन में, किस में होगा बोर मैग्नेट्रॉन में। सिंपली है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है तो फॉर्मूला आपके लिए होगा चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होगा n प्लस 2। n यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अकॉर्डिंग उनका मान आता जाएगा। यदि 1 है तो 1.73। अब देखो इसके बाद फॉर्मूला एक 9522, तो इसमें 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, देखो है 3 से कम है, 2 पॉइंट आगे याद नहीं रहता तो वहाँ से देखो इसमें 9 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 2.82। फिर n बराबर 3 है तो 3.87, n बराबर 4 है तो 4.89, n बराबर 5 है तो 5.91, जितना ये है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये है, इसके लिए याद कर लेते हैं 73 के बाद में ऐड करते जाएंगे, जो जितना है 2 पॉइंट के बाद 9 ऐड करके लिख देंगे, 3 पॉइंट के बाद में 2 ऐड करके लिख देंगे, फिर 5 ऐड करके लिख देंगे, यहाँ पर यहाँ 2 ऐड करेंगे, फिर आगे 2 ऐड करेंगे, सिंपली, ठीक है। अब एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। Ni2+ तथा Mn2+ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। Ni2+ तथा Mn2+ का चुंबकीय आघूर्ण, सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि भी सॉल्यूशन निकालते हैं तो Ni कितने नंबर पे आता है, निकिल कितने नंबर पे आता है। निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28, कितना होता है 28। देखो सीरीज ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, सीरीज वही आपको पहले याद करवा दी थी, ठीक है। अब देखो कितने नंबर पे आता है 28 नंबर पे। 28 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा AR3D84S2, AR3D84S2। अब देखो हमें Ni2+ के लिए चाहिए, Ni2+ के लिए क्या होगा AR3D8 और 4S 0, यानी S के इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। 3D8 की काउंटिंग करेंगे तो 3D8 में देखो S में इलेक्ट्रॉन, D में इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स जो कि अलग हैं, अयुग्मित हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में पड़े हैं, देखो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, तो फॉर्मूला लगाओ म्यू इज इक्वल टू कितना होगा n प्लस 2। n का मान n बराबर कितने हैं 2 है तो 2 प्लस 2 4, ठीक है। तो 2 गुणा 4 मान कितना होगा 8, अंडर रूट 8 का मान कितना हो जाएगा 2.8
किसमें होगा, बोर मैग्नेट्रॉन में। ठीक है, Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी Mn कितने नंबर पे आता है, इधर देखो Mn आता है 25 नंबर पे। तो Ar3d5 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, कौन से वाले होंगे, s वाले। s वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, Ar3d5 4s0, 3d5 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं d में, d में 5 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। n का मान कितना है, 5, यानी कि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित है। कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो म्यू इज इक्वल टू Nn+2। तो देखो 5 5 प्लस 2 कितने हो गए, 7। तो 5 गुणा 7, 7 पंच कितने होते हैं, 35। 35 के लिए वैल्यू निकालोगे तो 5 पॉइंट कितनी आ जाएगी, 5 पॉइंट कितनी आ जाएगी। आपको फॉर्मूला देखो 1.73 में 952 ऐड करना था, 9 ऐड करोगे तो 2.82, फिर 3.87, फिर 3 यानी 4.89, फिर 5.9, किस में आ जाएगा, पीएम में। कोई भी एग्जाम्पल है, सूटेबल एग्जाम्पल उठाओ और उसका चुंबकीय गुण ज्ञात कर दो। ज्ञात कितना करना है, ये 5 वैल्यू हैं, अच्छे से याद कर लो। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 और 5, पांचों के लिए अच्छे से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए CFT। किसके लिए, चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए CFT। देखो चतुष्फलकीय संकुलों में CFT के क्षेत्र विपाटन, अष्टफलकीय में अपन ने देखा था कि Eg ऊपर की तरफ होता है, T2G नीचे की तरफ होता है। अष्टफलकीय के अंदर जो डिकक्षक विपाटन होता है, इसमें Eg स्तर का ऊर्जा लेवल अधिक तथा T2G का ऊर्जा लेवल कम होता है। लेकिन चतुष्फलकीय में क्या होगा, इसका विपरीत, T2G की ऊर्जा अधिक तथा Eg की ऊर्जा कम होती है। यानी कि जब कोई भी लिगेंड आता है तो T2G को अधिक प्रतिकर्षित करता है Eg की अपेक्षा, Eg की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षित करता है। तो अष्टफलकीय के विपरीत क्या बनता है, इसके लिए आरेख बनता है। इसके विपरीत आरेख बनता है अष्टफलकीय के विपरीत। देखो 5 जो डी कक्षक हैं, तो कम प्रतिकर्षित होने वाले जो हैं वो कौन से होंगे, कम प्रतिकर्षित होने वाले होंगे Eg, और अधिक प्रतिकर्षित करने वाले कौन से होंगे, T2G। कौन से होंगे, T2G। ठीक है, एक T2G तथा दूसरा Eg। इसके अंदर जो ऊर्जा स्तर है उसके बारे में देख लो, इसके बारे में ऊर्जा स्तर। ऊर्जा अंतराल 10dq ही होता है, या इसे डेल्टा टी के द्वारा शो करते हैं। T फॉर टेट्राहाइड्रल, O फॉर ऑक्टाहाइड्रल और T फॉर टेट्राहाइड्रल। देखो D के 5 कक्षक हैं, कौन कौन से हैं, DXY, DYZ, DZX, DX2-Y2 और DZ2। तो ये वाला है DX2-Y2 और D क्या है, DZ2। ये DXY, DYZ और ये DZX है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल देख लेना। अब ये वाला जो ऊर्जा अंतराल है और ये वाला ऊर्जा अंतराल है, ऊपर वाला ऊर्जा अंतराल होगा पॉजिटिव। कौन सा होगा, पॉजिटिव। और नीचे वाला ऊर्जा अंतराल कौन सा होगा, नेगेटिव। ठीक है, ऊपर वाला ऊर्जा अंतराल होता है 4dq का, नीचे वाला होता है 6dq का। वो एक पॉजिटिव में और दूसरा नेगेटिव में। ये नेगेटिव पॉजिटिव वैसे नहीं है, ये कम है ऊर्जा अंतर और ये वाला ऊर्जा अंतर अधिक है। सिर्फ इतना ही शो करते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव के ज़्यादा विशेष रोल नहीं होते। अब देखो चतुष्फलकीय के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग जो है डेल्टा टी इज लेस देन पी होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद में युग्मन होगा। तो इसमें प्रबल चाहे दुर्बल कोई सा भी लिगेंड आ जाए, उसमें इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले एक एक भरे जाएंगे, उसके बाद में उनका युग्मन होता है। हमेशा इसमें निम्न पराचक्रण संकुल होता है, उच्च पराचक्रण संकुल नहीं होता। हमेशा कौन सा होता है, निम्न पराचक्रण संकुल, उच्च पराचक्रण संकुल नहीं होता है। ठीक है, अब देखो
हमारे पास में उपस्थित है डेल्टा टी तथा डेल्टा ओ में संबंध। डेल्टा टी तथा डेल्टा ओ में संबंध, डेल्टा टी तथा डेल्टा ओ में संबंध होता है। डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है 4/9 डेल्टा ओ। डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है 4/9 डेल्टा ओ। यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा भी निर्धारित की जा सकती है। कौन सी ऊर्जा होती है? क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा होती है तो कौन सी है? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। तो हमारे संकुल बनते हैं दो, एक तो बनता है अष्टफलकीय संकुल और दूसरा बनता है चतुष्फलकीय संकुल। एक होता है अष्टफलकीय संकुल और दूसरा होता है चतुष्फलकीय संकुल। तो सबसे पहले किसके लिए देख लेते हैं? अष्टफलकीय संकुल के लिए। अष्टफलकीय संकुल के लिए CFSE, ठीक है। किसके लिए देखनी है? अष्टफलकीय संकुल के लिए CFSE काउंट करनी है हमें। तो जो CFSE होती है उसके लिए देखो हमने अष्टफलकीय के लिए ये पढ़ा था। सबसे पहले यहाँ होता है T2G, ऊपर होता है EG। इनके लिए ऊर्जा अंतराल होता है +6 dQ और इनके लिए होता है -4 dQ। नीचे से ऊपर की तरफ चलना है हमें नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। तो देखो CFSE, तो ये क्या है? -4 T2G कहेगा -4 T2G, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं वो भी इसके साथ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4N-T2G, ठीक है, प्लस में 6N-EG है किसमें? DQ में है। किसमें? DQ में। किसमें होता है? DQ में, ठीक है। इसी आधार पर चतुष्फलकीय संकुल के लिए भी क्या निर्धारित किया जा सकता है? चतुष्फलकीय संकुल के लिए CFSE। इसमें देखो चतुष्फलकीय के लिए नीचे से यानी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ, कोई समस्या नहीं। तो अपन T2G से EG की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? +4N-T2G, ठीक है, -6N-EG और अंत में क्या आ जाएगा? DQ। अब हम इसके बाद ज्ञात कर लेते हैं N यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? N इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस देखो संकुल यौगिकों में रंग, संकुल यौगिकों में रंग का एक रीजन होता है जब कोई भी श्वेत प्रकाश, कौन सा होता है? श्वेत प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, किसी वस्तु से टकराता है तो कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा शेष परावर्तित हो जाता है, तथा शेष परावर्तित हो जाता है। अब देखो कुछ भाग तो एब्जॉर्ब होगा और कुछ क्या होगा? परावर्तित। तो जो अब्जॉर्ब होता है यानी अवशोषित होता है, अवशोषित प्रकाश के पूरक रंग हमें दिखाई देते हैं।
ये तो है अवधारणा। श्वेत प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो कुछ भाग उसका एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। एब्जॉर्ब जो होने वाला जो पार्ट है उसके पूरक रंग हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब होता है उसका पूरक हमें दिखाई देता है। ये तो सिंपली इसकी फिनोमिना है। अब देखो इसमें क्यों होता है, संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक में Eg तथा T2G होते हैं। ये निम्न ऊर्जा का है और ये उच्च ऊर्जा का है। ये निम्न ऊर्जा और ये वाला उच्च ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाते हैं। निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाएंगे तो बाहर से किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य का एब्जॉर्ब करेंगे, फिर ये जाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें जाते हैं तो ये वाले कहां पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन T2G से कहां पहुंच गया, Eg में। कहां पहुंच गया, Eg में। तो ये भी डी कक्षक है और ये भी डी कक्षक। ये जब वापस लौटता है तो क्या करेगा, कुछ मात्रा में प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, वापस प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। तो देखो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा और उच्च ऊर्जा से वापस निम्न ऊर्जा जाएगा और वापस आएगा, ये स्थितियां तो चलती रहती है। तो देखो ये भी कक्षक डी का, ये भी कक्षक डी का, तो इसे कहते हैं डी डी संक्रमण। क्या कहते हैं, डी डी संक्रमण। यानी संकुल यौगिकों में जो रंग प्रदर्शन करने का मुख्य कारण होता है वो डी डी संक्रमण है। कोई भी अयस्मित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करके जाता है तो उसके पूरक रंग हमें दिखाई देता है। यह वापस लौटता है तो उसके आधार पर हमें रंग प्रदर्शित होते हैं। तो डी निम्न और डी उच्च ऊर्जा के कक्षक होते हैं, जिसे डी डी संक्रमण के नाम से जाना जाता है। संकुल यौगिक डी डी संक्रमण के कारण ही रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो ये रंग कौन कौन से हो सकते हैं, पूरक रंग किसके पूरक रंग कौन से होते हैं। देखो यदि लाल अवशोषित होता है तो उसके विपरीत हमें रंग प्रदर्शित होगा नीला। पराबैंगनी अवशोषित होता है तो हल्का नीला। पीला अवशोषित होता है तो बैंगनी। नीला हरा अवशोषित होता है तो नीला लोहित। और नीला है तो हमें पीला नारंगी रंग प्रदर्शित होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें रंगों का प्रदर्शन होता है। कल का नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व और उसके बाद है महत्व। फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।